हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्यू टैब। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। एंड किस तरीके से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है क्लासिफाइड करी गई हैं दो कैटेगरीज में, उस पर हम बातचीत कर रहे थे। कलेक्टिव प्रिविलेजेस में कुछ मिली हुई है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को, कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस मिले मिनिस्टर को। तो यानी हम कह सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा एज अ होल उनको कुछ कुछ प्रिविलेजेस दी जाती है, उन्हें कलेक्टिव प्रिविलेजेस बोलते हैं। और जब एक मिनिस्टर को पर्टिकुलरली कोई प्रिविलेज दिए जाते हैं तो उसको इंडिविजुअल प्रिविलेजेस के अंडर काउंट किया जाता है। तो आज हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से डिटेल्ड में डिस्कस कर लेते हैं, और जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो हम कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में मैं उसको फाइनली कंप्लीट कर दूं। और एंड ऑफ द वीडियो में आपको कुछ एमसीक्यूज़ मिलेंगे, ठीक है, जिन्हें आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस की। तो यहाँ बताया गया है कि इट हैज़ द राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट, डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स एंड आल्सो द राइट टू प्रोहिबिट अदर्स फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम, ठीक है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों हाउसेस के पास अपनी एक कह सकते हैं राइट है, कह सकते हैं कि कुछ फ्रीडम मिली हुई है कि जो भी वो रिपोर्ट्स लेके आते हैं, जो भी उनके हाउस में डिबेट्स होती हैं, प्रोसीडिंग्स चलाई जाती हैं, उनको वो पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ किसी और को बेसिकली प्रोहिबिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं पब्लिश करने से उन उन सभी चीज़ों को, यानी जो पर्टिकुलर रिपोर्ट, जो प्रोसीडिंग, जो डिबेट वो लोग पब्लिश कर सकते हैं, कोई और उसको पब्लिश नहीं कर सकता। ऐसा पहले बोला गया था। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत रिस्टोर्ड कर दिया गया फ्रीडम ऑफ प्रेस को टू पब्लिश द ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द हाउस। यानी कि ये जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में, इसने क्या करा, हमारी जो मीडिया है, प्रेस कह लो, इनको एक फ्रीडम दे दी गई कि आपको ट्रू रिपोर्टिंग, ठीक है, जो भी पार्लियामेंट में बेसिकली डिबेट डिस्कशन हो रहा है उसका ट्रू रिपोर्टिंग आप पब्लिश कर सकते हो, और उसके लिए आपको पर्टिकुलर हाउस से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर लोकसभा की कुछ रिपोर्ट आपको पब्लिश करनी है तो उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली राज्यसभा से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको ट्रू रिपोर्ट्स जो है उसको पब्लिश करना पड़ेगा, कुछ भी मिर्च मसाला लगा के या फिर कुछ भी चीज़ें ऐड ऑन करके नहीं दिखाना है। जो रियलिटी में चल रहा है पर्टिकुलर हाउस में उसी को ही आपको पब्लिश करना है, ऐसा इस अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था। बट दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस। यानी कि अगर मान लो कोई भी पर्टिकुलर हाउस है, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, उनकी अगर मान लो कोई भी सीक्रेट सिटिंग चल रही है, ठीक है, तो उस केस में उनको बेसिकली उसे पब्लिश करने के लिए मीडिया को रोका गया है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, जब आप कोई चीज़ पे एक सीक्रेटली उस चीज़ पे बातचीत कर रहे हो तो मीडिया सबसे पहले उसका खुलासा नहीं कर सकती। बिकॉज एक पर्टिकुलर मिनिस्टर आके या फिर जो प्राइम मिनिस्टर है वही उसको जब तक अनाउंस नहीं करेंगे पब्लिकली, तब तक वो चीज़ें जनता के सामने नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तभी उसका नाम सीक्रेट रखा गया है। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं, कुछ ऐसा डिसीजन जो है सरकार लेती है जिसका टाइम से पहले, कह सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर वो चीज़ें अनाउंस की जाएँ और उसी तरीके से जनता के सामने है तो ज़्यादा ठीक रहता है। बिकॉज कहीं ना कहीं फिर जनता उस चीज़ को समझ पाती है। अगर पहले से उसके बारे में लोगों को पता चल जाएगी हाँ भाई सरकार ये करने वाली है, तो उस चीज़ का जो कह सकते हैं बेनिफिट है फिर गवर्नमेंट को नहीं मिल पाता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि इट कैन एक्सक्लूड द स्ट्रेंजर फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग एंड होल्ड द सीक्रेट सिटिंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट मैटर्स। यानी कि जो भी स्ट्रेंजर्स होते हैं, स्ट्रेंजर्स बेसिकली कौन है, जैसा कि आप जानते हो कि लोकसभा राज्यसभा में जब भी डिस्कशन वगैरह होते हैं, डिबेट्स वगैरह होती हैं, तो जो बाहर के जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको भी अलाउ किया जाता है कि वहाँ पे जो गैलरी टाइप बनाई गई हैं वहाँ पे बैठ के वो उस चीज़ को सुन सकते हैं, उन डिबेट्स को, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जब भी सीक्रेट सिटिंग होगी तो उस समय जो मीडिया है, एक तो वो अपनी प्रेस अपनी जो भी रिपोर्टिंग है वो रिलीज़ नहीं कर सकती। साथ ही साथ जो स्ट्रेंजर्स हैं उनको भी वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली वो सीक्रेट तरीके से हो रही है और कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस किया जा रहा है, तो इसलिए स्ट्रेंजर्स को उससे एक्सक्लूड किया जाता है। तो ये भी ये जो कह सकते हैं राइट है, जो फ्रीडम है, वो उन्हें कलेक्टिव प्रिविलेजेस के थ्रू दोनों हाउसेस को मिली हुई हैं। थर्ड पॉइंट है कि इट कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस एंड टू एजुकेट अपॉन सच मैटर्स, ठीक है।
यानी कि पर्टिकुलर हाउस यानी लोकसभा के अंडर किस तरीके से रूल्स रेगुलेशन होगा, कौन सा प्रोसीजर वो फॉलो करेंगे अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए कि हाँ भाई इतने से इतने टाइम पे हम 0 आवर रखेंगे, इतने से इतने टाइम पे ये डिस्कशन होगा। तो इस तरीके का जो भी प्रोसीजर वो फॉलो कर रहे हैं उससे रिलेटेड वो रूल्स खुद बना सकते हैं। लोकसभा अपने रूल्स खुद बना सकती है, सिमिलरली राज्यसभा अपने हाउस में किस तरीके से रूल्स रेगुलेशन होगा, बिजनेस कैसे होगा, उस पर वो खुद बना सकती हैं, ठीक है। या फिर कोई भी मैटर को कैसे एजुकेट करना है तो उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन वो खुद बना सकते हैं। ये पावर ये कलेक्टिव प्रिविलेजेस के थ्रू मिली हुई है। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है कि इट कैन पनिश मेंबर्स एज वेल एज आउटसाइडर्स फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस और इट्स कंटेम्प्ट बाय रिप्रीमेंट, एडमोनिशन और द इम्प्रिजमेंट, ऑल्सो सस्पेंशन और एक्सपल्शन इन केस ऑफ मेंबर्स। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो हमारे मेंबर्स हैं एज वेल एज आउटसाइडर बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है कि कई बार जैसे हमने कल भी वीडियो में बात की थी कि कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होते हैं जैसे अटॉर्नी जनरल हो गया, यूनियन मिनिस्टर्स हो गए। अगर वो पर्टिकुलरली किसी हाउस के अगर मेंबर नहीं है बट फिर भी वो जाके उस पर्टिकुलर हाउस की डिबेट को सुन सकते हैं, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मान लो कोई भी मेंबर, कोई भी आउटसाइडर उस प्रिविलेजेस को, जो प्रिविलेजेस उन्हें मिली हुई हैं हाउस से, उनको अगर ब्रीच करते हैं या फिर कंटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनको बेसिकली सबसे पहले तो उनको फटकार लगाई जा सकती है, ठीक है। एडमोनिशन मतलब उनको चेतावनी भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मान लो और ज़्यादा सीवियर अगर होता है, मतलब उन्होंने जिस पर्टिकुलर प्रिविलेजेस को ब्रीच किया है, फिर कंटेम्प्ट किया, बहुत ज़्यादा सीवियर केस है, तो उस केस में उनको इम्प्रिजन भी देखने को मिल सकता है और उनकी जो पर्टिकुलर मेंबरशिप है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, एक्सपल्शन कर दिया जाएगा उन्हें एज अ मेंबरशिप से, यानी पार्लियामेंट का जो भी मेंबर है उनसे उनको निकाला भी जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा हमें देखने को मिला है पास्ट में। इन 1977 में आप देखने को मिलेगा कि जो 6th लोकसभा थी उसने एक्सपेल्ड कर दिया था मिसेस इंदिरा गांधी को फ्रॉम इट्स मेंबरशिप एंड सेंटेंस कर दिया था उन्हें जेल फॉर अ वीक फॉर कमिटिंग अ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, क्योंकि उन्होंने हाउस का कंटेम्प्ट किया था, ठीक है। यानी हाउस की जो भी प्रिविलेजेस है, राइट्स वगैरह उनको ब्रीच करने की कोशिश की थी वाइल शी वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर के पद में वो बैठी हुई थी। उसी टाइम पे उन्होंने हाउस की प्रिविलेजेस को ब्रीच किया, जिसके कारण जो 6th लोकसभा थी उस पर्टिकुलर हाउस ने उनको बेसिकली 1 हफ्ते की जेल जो है सेंटेंस कर दी थी। बट जो 7th लोकसभा आई थी, आई थिंक 1980 में ही आई थी चुन के, उन्होंने उस लोकसभा का जो डिसीजन था, रेजोल्यूशन था, उसको एक्सपेल कर दिया और बोला कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है दिया हुआ था डिसीजन। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि उस समय जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने उस 1 वीक के जो जेल है उसको बेसिकली किया भी नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली वो उस समय पीएम थी, इतनी बड़ी मतलब पावरफुल पर्सन थी वो। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो पास्ट है उसमें काफ़ी सारे इस तरह की जो मेंबर्स हैं उन्होंने किसी न किसी तरीके से उन प्रिविलेजेस को ब्रीच करने की कोशिश की है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो हमारे हाउसेस हैं उनके पास पावर है कि किस तरीके से वो उनको फटकार लगा के, चेतावनी देकर और यहाँ तक कि उनकी मेंबरशिप कैंसिल करके भी वो उनको बेसिकली कर सकते हैं वो। सिमिलरली आपको देखने को मिलेगा कि 1990 में फॉर्मर मिनिस्टर जो थे के तिवारी, उनको भी बेसिकली इस तरीके से राज्यसभा ने डांट फटकार लगाई थी, बिकॉज उन्होंने भी उस टाइम पे कोई जो प्रिविलेजेस है हाउस का उसको ब्रीच किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इट हैज़ द राइट टू रिसीव द इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट, डिटेंशन, कन्वेंशन, इम्प्रिजनमेंट एंड द रिलीज ऑफ अ मेंबर। यानी कि अगर मान लो कोई पर्टिकुलर हाउस है, फॉर एग्जांपल लोकसभा है, अगर लोकसभा की कोई भी मेंबर को अगर मान लो अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेंशन किया जा रहा है, उन्हें कन्विक्ट कर रहे हैं, फिर इम्प्रिजमेंट कर रहे हैं, या फिर अगर मान लो रिलीज़ किया जा रहा है इम्प्रिजनमेंट से, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको उस पर्टिकुलर हाउस को देनी पड़ेगी। यानी लोकसभा के केस में लोकसभा का वो मेंबर है तो लोकसभा के जो हाउस है उनको इन्फॉर्मेशन दो कि हाँ भाई हम आपके यहाँ के जो पर्टिकुलर मेंबर है उसने ये सब कंटेम्प्ट किया है हाउस को या फिर प्रिविलेजेस को ब्रीच किया, इसलिए हम इसको अरेस्ट करने जा रहे हैं। तो एक बार आपको इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन देने के बाद ही आप एक्शन कर सकते हो। सिमिलरली राज्यसभा के केस में भी आप उसके अगर मेंबर के खिलाफ अगर कोई भी कन्वेंशन कर रहे हो, कोई भी अरेस्ट वारंट लेके आ रहे हो, तो आपको सबसे पहले हाउस को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि इट कैन इंस्टीट्यूट इंक्वायरी एंड ऑर्डर द अटेंडेंस ऑफ विटनेस एंड सेंड फॉर रिलेवेंट पेपर्स इन द रिकॉर्ड।
यानी कि अब मान लेते हैं पार्लियामेंट है, अब पार्लियामेंट में किसी पर्सन ने, अगर किसी मेंबर ने कोई प्रिविलेज को ब्रीच किया हुआ है, तो उसका उस समय जो इंक्वायरीज चलेगी, तो इंक्वायरी के दौरान अगर मान लो कोई भी विटनेस है उसको बुलाना हो, या फिर कोई भी रिकॉर्ड्स मंगवाने हो, कुछ रिलेवेंट पेपर्स की अगर ज़रूरत हो, तो वो भी चाहे तो वो ऑर्डर देके मंगवा सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि उनके ऑर्डर को कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर मान लो कोई विटनेस है, अगर वो डिनाई कर रहा है कि नहीं मैं तो नहीं आने वाला इस प्रोसीडिंग में, मैं क्यों जाऊँ, तो ऐसा नहीं है। जिस तरह से कोर्ट एक विटनेस को बुलाती है, उसका जो इम्पैक्ट रहता है, सेम इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि अगर पार्लियामेंट में जो भी मेंबर्स हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा, अगर वो अगर कोई इंक्वायरी कर रहे हैं और उस केस में किसी विटनेस को बुलाया जा रहा है, तो उसका वहाँ पे जाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग में जाता है। ओके, नेक्स्ट है द कोर्ट आर प्रोहिबिट टू इंक्वायरी इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस और इट्स कमेटी, यानी कि पार्लियामेंट, क्योंकि हम जानते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जुडिशरी हो या लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव, ये तीनों जो है अपने अपने लेवल पे तीनों डिफरेंटली काम करते, कोई किसी काम पे इंटरफेयर नहीं देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, वो प्रोहिबिट है, मतलब वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, इंक्वायरी नहीं कर सकते उन सारी प्रोसीडिंग्स की जो हाउस में चल रही हैं या कमिटीज़ के अंदर जो भी डिबेट डिस्कशन हो रहा है, तो उसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है, अनलेस एंड अनटिल अगर कुछ भी ऐसा वहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो रहा हो। अगर कोई भी चीज़ मान लो कोई पॉलिसी आ रही हो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वैसे ही कोर्ट में जब इस चीज़ को पता चलेगा, तो वैसे ही वो उसको नल एंड वॉइड कर देगी, बिकॉज वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रीच किया जा रहा होगा, तो उस तरीके से वो उसको देख सकती है। बट वैसे वो किसी भी प्रोसीडिंग या फिर कमिटीज़ को इंक्वायरी नहीं कर सकती। नेक्स्ट बोला गया है कि नो पर्सन आइदर अ मेंबर और आउटसाइडर। आउटसाइडर अगेन आप समझ गए होंगे कि ऐसा कोई पर्सन जो बेसिकली मेंबर नहीं है उस पर्टिकुलर हाउस का, बट वहाँ की प्रोसीडिंग्स वगैरह अटेंड कर रहा है। It can be arrested and no legal proceedings, civil or criminal, can be served within the presence of the house without the permission of the presiding officer। यानी लोकसभा के केस में आप स्पीकर को देख सकते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, राज्यसभा के केस में चेयरमैन प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है कि अगर कोई भी मेंबर या कोई भी आउटसाइडर के खिलाफ अगर मान लो लीगल प्रोसीडिंग्स चलती है, चाहे वो सिविल हो या फिर क्रिमिनल हो, तो सबसे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी आपकी उस पर्टिकुलर हाउस से। यानी लोकसभा के केस में आपको परमिशन लेनी है स्पीकर से, और राज्यसभा के केस में चेयरमैन से परमिशन लेनी होगी। देन जाके आप उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो, उस पर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स जो है इनिशिएट कर सकते हो। ओके, तो ये कलेक्टिवली प्रिविलेजेस जो है लोकसभा को भी मिली हुई है, राज्यसभा को भी मिली हुई है। देन हम बात करते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस में हम देखते हैं, सबसे पहले बोला गया है कि दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड 40 days बिफोर द बिगनिंग एंड 40 days आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन। दिस प्रिविलेज इज अवेलेबल ओनली इन द सिविल केस एंड नॉट इन द क्रिमिनल केसेस और द प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर मान लो कोई सेशन है, अगर सेशन के दौरान या सेशन स्टार्ट होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, मतलब इस टाइम पे आप किसी भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, ओनली इन द सिविल केसेस में। अगर सिविल केसेस का कोई मैटर है तो उस केस में आप अरेस्ट नहीं कर सकते, बट अगर क्रिमिनल केसेस हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है वो आपको पता ही होगा कि अगर मान लो कोई भी नेशनल सिक्योरिटी पे कोई थ्रेट है, तो प्रिवेंटली आपको पता चलेगा कि पर्सन कुछ ऐसा करने वाला है, तो आप पहले ही उसको अरेस्ट कर लोगे, सो दैट वो नेशनल थ्रेट जो है बेसिकली उस दिन परफॉर्म ना कर पाए। ठीक है, या फिर कोई क्रिमिनल केसेस है, कुछ अगर उन्होंने कुछ हीनियस क्राइम कर दिया है जिसके कारण जो है उनको अरेस्ट किया जा रहा है, तो उस केसेस पे आप कर सकते हो। बट सिर्फ सिविल केसेस के अंदर आपको ये इंडिविजुअल प्रिविलेज मिली हुई है कि आपको कोई सेशन के दौरान या सेशन स्टार्ट होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक कोई आपको अरेस्ट नहीं कर सकता इन केस ऑफ क्रिमिनल सिविल केसेस। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है कि दे हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है कि कुछ भी बोल सकते हैं। नो मेंबर इज लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और दिस कमेटी। यानी कि अगर मान लो पार्लियामेंट में कोई भी डिबेट चल रहा है तो उसके पास पूरी फ्रीडम है, यानी मेंबर के पास पूरी फ्रीडम है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर उन्हें किसी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना है तो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर वोटिंग चल रही है तो उसके अगेंस्ट वोट करना है तो भी वोट कर सकते हैं, कमेटीज़ के अंदर कुछ भी डिबेट चल रही है वहाँ पे अपनी वो राय दे सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, यानी जो भी वो वोटिंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ें बोल रहे हैं, उसके ऊपर कोर्ट जो है उन पे कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चालू कर सकता कि उन्होंने मतलब इस चीज़ के अगेंस्ट क्यों वोट करा, क्यों क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को। तो इतना फ्रीडम उनको बेसिकली मिली है ताकि वो अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है,
तो दिस फ्रीडम इज सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स रेगुलेटेड प्रोसेस बाय द पार्लियामेंट। यानी ये जो भी उन्हें फ्रीडम मिली हुई है वो देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उन्हें मिली हुई हैं, ठीक है। रूल्स एंड जो भी रेगुलेशंस है पार्लियामेंट की उसके थ्रू मिली हुई हैं, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल प्रिविलेजेस मिली हुई हैं उसके थ्रू हम कह सकते हैं उनके पास काफ़ी अच्छी फ्रीडम है कि वो अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सके और बिना कोर्ट की जो डर होता है कि भाई हमें कोर्ट कहीं अरेस्ट ना कर ले, तो ऐसा डर उनके अंदर नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें उन्हें इंडिविजुअल प्रिविलेज के थ्रू मिलता है। देन हम बात करते हैं आर्टिकल 121 की। तो इसमें बेसिकली बोला गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो डिस्कशन शेल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एक्सेप्ट अपॉन अ मोशन ऑफ फॉर प्रेजेंटिंग एन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट प्रेइंग फॉर द रिमूवल ऑफ द जज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको ध्यान में रखना है। सिंपली यहाँ पे बोला गया है कि अगर मान लो कोई भी जज है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर हाई कोर्ट का, अगर मान लो जब भी वो अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, तो उस दौरान अगर मान लो उनसे कुछ गलती हो जाती है, मान लो उनके ऊपर करप्शन का केस आ जाता है या फिर उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर गलत बेसिकली जजमेंट दी है, तो कुछ भी ऐसा हुआ है तो उस केस में कोई भी मेंबर जो है पार्लियामेंट का वो खड़े होके उनके बारे में जो है इस तरीके से बोल नहीं सकता, बिकॉज उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मल तरीके से आपको जो है एक इम्पीचमेंट मोशन कह लो या फिर रिमूवल का मोशन आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। जब आप इस मोशन को इनिशिएट करोगे तब पर्टिकुलर जाके आप उस पर्टिकुलर मैटर पे डिबेट कर सकते हो। बट अगर आप ये कहो कि एज अ मेंबर मुझ पर एक इंडिविजुअल प्रिविलेजेस मुझे मिली हुई है, उस इंडिविजुअल प्रिविलेज को यूज़ करके मैं उस पर्टिकुलर जज को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर जज के ऊपर जो भी करप्शन के चार्जेस लगे हैं मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 121 के थ्रू ये पावर देता है कि पार्लियामेंट जो है एक फॉर्मल तरीके से ही इन सब चीज़ों को डिस्कस कर सकता है। पार्लियामेंट में अपनी इंडिविजुअल प्रिविलेजेस को यूज़ नहीं कर सकता। जब भी बात जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजेस की होगी कि अगर उन्होंने कुछ चीज़ ब्रीच करा है, और नॉर्मली क्या होता है आपको प्रेसिडेंट को बेसिकली इस चीज़ को अंडर लेके आना पड़ता है कि हाँ भाई इस तरीके से हम मोशन को लेके आ रहे हैं, देन डिबेट डिस्कशन होगा, देन इंक्वायरी की जाएगी कि हाँ जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उस पर्टिकुलर जजेस के ऊपर वो सही भी है नहीं है। जब ये चीज़ें जो कमिटीज़ होती हैं उसको जब चेक करती हैं तब जाके फाइनली प्रेसिडेंट उस पर एसेंट देते हैं, तब जाके रिमूवल होता है एक पर्टिकुलर जज का। तो आप देख सकते हो जो जज की जो डिग्निटी है उसको कितना ज़्यादा सिक्योर रखा गया है, ताकि कोई भी मेंबर कोई भी आउटसाइडर जो उन पे इस तरीके से कोई भी चार्जेस नहीं लगा सकता, उनकी जो बेसिकली इमेज है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि अंडर द रूल्स ऑफ 349 एंड 350, मतलब 349 से लेके 350 पे जो रूल्स है बेसिकली लोकसभा के, उसमें बोला गया है कि द यूज़ ऑफ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और अनपार्लियामेंट्री कंडक्ट ऑफ अ मेंबर इज़ प्रोहिबिटेड। यानी कि अगर मान लो कोई भी मेंबर है पार्लियामेंट का, अगर वो ये कहे कि मुझे भाई फ्रीडम मिली हुई है, मेरे पास तो राइट है, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस है कि मैं पूरी फ्रीडम के साथ कुछ भी जो है बोल सकता हूँ, वोट कर सकता हूँ, मतलब अपनी राय व्यक्त कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये चीज़ें ऑलरेडी उससे मिली हुई हैं, बट उस चीज़ को वो नेगेटिव तरीके से यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज उसके लिए जो रूल्स हैं एक पर्टिकुलर हाउसेस के, लोकसभा के कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सिमिलरली राज्यसभा के भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो रूल्स कहीं ना कहीं इन मेंबर्स को जो है प्रोहिबिट करके रखता है कि आप नॉर्मली अपनी फ्रीडम का यूज़ करो, बट अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यानी अब्यूजिंग तरीके से, मतलब किसी तरीके से अब्यूज़ वर्ड निकाल कर मतलब मारना पीटना ना शुरू कर दो, किसी के ऊपर कुछ फेंक के ना मार दो। क्योंकि देखो नॉर्मली आप जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखते हो तो आप देखते हो किस तरह से मिनिस्टर जो हैं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ाई करने पे उतर जाते हैं, कुछ ऐसे अब्यूजिंग वर्ड्स निकालने लग जाते हैं, किसी को कुछ मारते हैं, कुछ फेंकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी फ्रीडम के नाम पे नहीं कर सकते, बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो बेसिकली जो वहाँ का डेकोरम है उसको ब्रीच करता है, ठीक है। एक हर जगह का एक डेकोरम होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक मेंबर उस चीज़ को फॉलो करे और अपनी जो फ्रीडम है उसको एक दायरे में रह के जो है उसको यूज़ करे। अगर ऐसा फ्रीडम के नाम पे अगर वो करेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी उसको बेसिकली रोका हुआ है, और कुछ रूल्स जो होते हैं लोकसभा के से राज्यसभा के, वो भी उस चीज़ को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करके रखता है कि एक मेंबर अपनी फ्रीडम का यूज़ करे, बट एक रिस्ट्रिक्टेड मैनर में यूज़ करे, अनपार्लियामेंट्री तरीके से कुछ भी कंडक्ट नहीं कर सकते वो। नेक्स्ट पॉइंट है कि दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जूरी सर्विस, ठीक है। जूरी सर्विस क्या होता है कि नॉर्मली पहले देखा जाता था कि जब जजेस जैसा सिस्टम नहीं होता था तो वहाँ पे क्या होते थे, कम से कम 5 से 7 कुछ सीनियर मेंबर्स होते थे जो अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं,
उनको बेसिकली बिठाकर एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर जो डिस्कशन करवाया जाता था, देन उन पे वो लोग वोटिंग करते थे और मेजॉरिटली अगर जो भी वोट पड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिर डिसीजन लिया जाता था। तो यानी कि हमारी पार्लियामेंट इस तरह के जो जूरी सिस्टम है जो पहले चला करती थी, जहाँ पे लोग बैठ के अपने हिसाब से जो है डिसीजन को सुनकर उस पर वोटिंग डाल के फिर वो बेसिकली मेजॉरिटी देख के उस डिसीजन को फाइनल करते थे, तो वो सब चीज़ें वो नहीं कर सकती इसके थ्रू। यानी इंडिविजुअल प्रिविलेज का वो यूज़ उस जूरी सिस्टम के जूरी सर्विस को देने के लिए नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला हुआ है कि दे कैन रिफ्यूज़ टू गिव एविडेंस और अपीयर एज अ विटनेस इन केस ऑफ पेंडिंग इन अ कोर्ट व्हेन अ पार्लियामेंट इज इन सेशन। यानी कि अगर मान लो कोई भी मेंबर है पार्लियामेंट का, उनके ऊपर कोई भी केस चल रहा है या फिर वो किसी केस के विटनेस है या फिर कुछ उनसे रिलेटेड कुछ भी पर्टिकुलर जो है जजमेंट चल रहा है किसी कोर्ट के अंदर, तो उस दौरान यानी कोर्ट जो है उस दौरान जब वो पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है तो किसी भी मेंबर को फोर्स नहीं कर सकती कि भाई तुम आओ ये पर्टिकुलर एविडेंस दो, अपना जो एक विटनेस की तरह यहाँ पे हमारे कोर्ट के सामने अपीयर हो। तो इस तरह का वो प्रेशर नहीं कर सकती। यानी इस केस में जब भी वो सेशन में है, ऑब्वियसली जब वो सेशन में है देखो तब वो मेंबर जो है एक लेजिस्लेचर की तरह मिल रहे हैं। अगर वो एक लेजिस्लेचर की तरह काम कर रहे हैं, देश के लिए लॉ बनाना है, तो एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस दौरान उनको कोर्ट जो है इस चीज़ के ऊपर बंदिश नहीं कर सकता कि तुम आओ हम ये केस अभी डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें आप एक विटनेस की तरह यहाँ पे गवाही दो, तो ऐसा प्रेशर उनको नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यानी ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल मेंबर को ये प्रिविलेजेस प्रोवाइड की हुई हैं, जो कि अपने आप में जो है उतनी ज़्यादा कह सकते हैं अनलिमिटेड भी नहीं है। कहीं ना कहीं जो रूल्स ऑफ जो लोकसभा के जो रूल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है ताकि एक कह सकते हैं डेकोरम बन सके पार्लियामेंट के अंदर, ताकि हर एक मेंबर जो अच्छी तरीके से अपने इन प्रिविलेजेस को यूज़ भी करे और दूसरों के राइट्स को भी हमेशा बरकरार रखे। मतलब बिकॉज ऐसा कभी बार देखने को मिलता है कि आप अपनी राइट्स के चक्कर में किसी और का राइट्स जो है नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आप अपना राइट बोलते हो कि हाँ भाई मुझे बोलने का ये अधिकार है, बट आपके बोलने के अधिकार जो है किसी और के ऊपर आप इस तरह से एलिगेशंस लगा रहे हो, उन्हें अब्यूजिंग वर्ड्स बोल रहे हो, तो उनके राइट्स का भी तो ये हनन हो रहा है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही जो है पार्लियामेंट कह लो या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को बेसिकली देखा है कि इस तरीके से जो भी पावर्स जो दी हुई हैं, जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं, वो कभी भी इतने ज़्यादा अनलिमिटेड ना हो ताकि हम उन्हें रोक ना सकें। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। अभी तक हमने देख लिया कौन कौन से प्रिविलेजेस उन्हें मिले हैं। अब हम देखते हैं कि इन केस अगर मान लो वो प्रिविलेजेस कोई भी मेंबर ब्रेक करने की कोशिश करता है, हाउस को कंटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा हमें। सबसे पहले हम देखते हैं, बोला गया है व्हेन एनी इंडिविजुअल और द अथॉरिटी डिसरिगार्ड और अटैक एनी ऑफ द प्रिविलेजेस राइट्स एंड इम्यूनिटीज आइदर ऑफ द मेंबर इंडिविजुअली और द हाउस इन इट्स कलेक्टिव capacity, the offense is termed as a breach of privilege and it is punishable by the house। ठीक है, तो यानी हम breach of privilege कब बोलेंगे, जब कोई भी इंडिविजुअल मेंबर, कोई भी अथॉरिटी किसी भी अदर मेंबर के राइट्स को, उसकी इम्यूनिटीज़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, या फिर पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर हाउस की कलेक्टिव जो प्रिविलेजेस है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तब हम उसको कहेंगे कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर मेंबर ने ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस किया है। जो भी उसको प्रिविलेजेस मिले थे उसको उसने ब्रीच किया है, उसको तोड़ने की कोशिश किया, बिकॉज उसने अपने इस राइट्स का गलत यूज़ किया किसी और के राइट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए, और इस केस में हमें पता है हाउस उसको पनिश भी कर सकता है। ये तो हमने देख लिया ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। अब हम देखते हैं कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस क्या होता है। तो इसमें बोला गया है कि एनी एक्ट और ओमिशन विच ऑब्स्ट्रक्ट अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इट्स मेंबर और इट्स ऑफिसर इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शंस और विच हैज़ अ टेंडेंसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू प्रोड्यूस रिजल्ट अगेंस्ट द डिग्निटी, अथॉरिटी एंड ऑनर ऑफ द हाउस इज ट्रीटेड एज अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। यानी सिंपली देखें लेमन लैंग्वेज में तो बोला जाता है अगर पर्टिकुलर हाउस को आप रोक रहे हो उसको काम करने से, ठीक है, यानी जो भी काम वो परफॉर्म कर, लोकसभा एज अ हाउस, राज्यसभा एज अ हाउस, कुछ भी काम कर रहा है, आप उनके काम को रोकने की कोशिश कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, उनके जो भी ऑफिसर्स हैं उनके जो फंक्शंस उन्हें मिले हुए उन्हें परफॉर्म करने से मना कर रहे हो, तो इस तरह के केसेस जो है कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस के अंदर काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, ये दोनों फ्रेजेस हैं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस एंड द कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस आर यूज इंटरचेंजिंगली एंड दे हैव डिफरेंट एप्लीकेशन से। यानी
नॉर्मली केस में आपको यहाँ पे क्लियर डिमार्केशन देखने को नहीं मिलेगा इनके डेफिनेशंस में। मतलब कभी कुछ केस ऐसा होगा जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पर्टिकुलर हाउस ने वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के अंदर काउंट कर रहा है, कभी किसी चीज़ के अंदर आप देखोगे कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस के अंदर से काउंट किया जा रहा है। तो इंटरचेंजेबली आप कहीं भी उसको यूज़ किया जा सकता है। तो नॉर्मली अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, लाइकवाइज कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस में इंक्लूड अ ब्रीच प्रिविलेजेस ऑल्सो। ठीक है, तो मतलब आप किसी भी दोनों चीज़ों को इंटरचेंज करके कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर हम देखें पर्टिकुलर रियलिटी में, तो जो आपका कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है एज़ कम्पेयर टू द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस से। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला है कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस हाउएवर हैज़ अ वाइडर इम्प्लीकेशन, मतलब इसकी इम्प्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। देयर मे बी अ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस विदाउट स्पेसिफाइंग कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज। नेक्स्ट पॉइंट है सिमिलरली एक्शंस विच आर नॉट ब्रीचेज ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रिविलेज बट आर ऑफेंसेस है अगेंस्ट द डिग्निटी एंड द अथॉरिटी ऑफ द हाउस अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। मतलब कुछ ऐसे एक्शंस आपने करे जो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर प्रिविलेजेस को ब्रीच तो नहीं कर रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर अथॉरिटी की कह सकते हैं डिग्निटी को, यानी उस हाउस को जो है उसकी डिग्निटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस केस में हम उसे कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस के अंदर काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द डिसओबीडियंस ऑफ अ लेजिटिमेट ऑर्डर ऑफ द हाउस इज नॉट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, यानी आपने पर्टिकुलर हाउस ने मान लो कोई ऑर्डर दिया है किसी मिनिस्टर को कि भाई आपको इस तरीके से काम करना, उसने उस ऑर्डर को नहीं माना, तो उसने नहीं माना तो इट मीन्स हम ये नहीं कहेंगे, तो यहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं कि ठीक है उसकी फ्रीडम थी कि उसने उस ऑर्डर को मानना चाहिए था नहीं, यानी उसने अपनी फ्रीडम एंजॉय करी, उसकी जो प्रिविलेजेस थी वो उसने एंजॉय करे, यानी उस केस में उसने अपने प्रिविलेजेस को ब्रेक नहीं किया है। बट एक लेजिटिमेट ऑर्डर को आप मानने से मना कर रहे हो, तो उस केस में उसके अगेंस्ट जो है कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस को इशू हो सकता है। ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस के अंदर उसको पनिश किया जा सकता है। अब आपको देखने को मिलेगा कुछ रीसेंट केसेस हैं इस केस में जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस या फिर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस देखने को मिले इंडियन पार्लियामेंट्री मेंबर्स के खिलाफ। सबसे पहले हम बात करते हैं 2023 में। तो रिसेंटली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने डायरेक्ट किया है पार्लियामेंट्री कमेटी को कि वो बेसिकली उन्होंने 12 अपोजिशन जो एमपीज़ हैं उनके खिलाफ जो है ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस इनिशिएट किया था कि उन्होंने डिसऑर्डर तरीके से जो है कंडक्ट किया है। ठीक है, तो उस केस में हमें देखने को मिला था जो बजट का सेशन था। ठीक है, तो फर्स्ट फेज जो था उस केस में उन्होंने उसको एडजॉर्न भी कर दिया था। ठीक है, उन 12 अपोजिशन के मेंबर्स को। सिमिलरली 2023 की ही बात है जहाँ पे आप जो आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं राघव चड्ढा, उनके खिलाफ भी जो हम कह सकते हैं राज्यसभा की कमेटी ने जो प्रिविलेजेस वगैरह देखती हैं, उन्होंने बेसिकली उनके खिलाफ प्रिविलेज ब्रीच करने के ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि उन्होंने गलत तरीके से जो है ट्वीट किया अडानी के इशू को लेके, और उस समय उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर एक करप्शन कि गवर्नमेंट किस तरीके से करप्ट है, ये चार्जेस जो उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर लगाए। तो उस केस में राज्यसभा ने बेसिकली उनके खिलाफ जो है इस तरीके से ब्रीच को उन्होंने ब्रेक किया, इसके लिए उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखने को मिलेगा कि ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 105 एक्सप्रेसिटली मेंशन करता है 2 प्रिविलेजेस के बारे में, दैट इज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड द राइट ऑफ पब्लिकेशन और इट्स प्रोसीडिंग। यानी ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो उन्होंने इस आर्टिकल के तहत सिर्फ 2 प्रिविलेजेस की बात की गई थी कि 2 प्रिविलेजेस मिलेंगी। पहला कि हर एक मेंबर जो है पार्लियामेंट में उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, कुछ भी वो बोल सकते हैं, साथ ही साथ वो अपने प्रोसीडिंग्स को जो है उनका राइट है कि उसको पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी मेंबर्स को प्रिविलेजेस मिलेंगे उसके लिए उन्होंने कहा था कि प्रोवाइडेड दैट दे वर टू बी द सेम एज दोज टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, इट्स कमेटी एंड इट्स मेंबर ऑन द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट ऑफ 26 जनवरी 1950 अनटिल डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, यानी जब तक पार्लियामेंट डिफाइन नहीं करती तब तक के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे देश में जो है राज करके गए थे, उन्होंने किस तरीके से जो है काम किया था, तो कहीं ना कहीं उस समय जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स से बात जानते थे कि जो ब्रिटिश में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, यानी जो वहाँ पे जो उनकी जो पार्लियामेंट है, वहाँ पे जो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के मेंबर्स को जो भी प्रिविलेजेस दे रखे हैं वो प्रिविलेजेस कहीं ना कहीं सेम ही होंगे, तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं उन्हीं के प्रिविलेजेस को
जो उन्होंने अपनी मेंबर्स को जो प्रिविलेजेस दे रखे वही सेम प्रिविलेजेस हम भी यहाँ पे अपने मेंबर्स को देते हैं। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा कि इन दो के अलावा जो बाकी जो प्रिविलेजेस होंगे आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो, यानी आपको ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स को कॉमन के जो बेसिकली जो भी चार्टर होगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वहाँ पे जाके आपको रीड आउट करना पड़ेगा कौन से प्रिविलेजेस उनके मेंबर को मिली है, वही सेम प्रिविलेजेस हम आपको भी देने को तैयार हैं। ऑन द डे ऑफ 26 जनवरी 1950 के दौरान जो भी आपको मिले होंगे वही यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। बट क्योंकि पार्लियामेंट ने क्या करा, एक 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया 1978 के तहत, दिस प्रोवाइडेड दैट अदर प्रिविलेजेस ऑफ ईच हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटी एंड इट्स मेंबर आर टू बी दोज विच हैड ऑन द डेट ऑफ इट्स कमिटमेंट 20 जून 1979 until defined by the parliament. This means that the position with regard to other privileges remains the same. तो इस अमेंडमेंट एक्ट ने नॉर्मली क्या करा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक सोवरेन कंट्री है, तो एक सोवरेन कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें ये चीज़ें अगर हम डाल के चलेंगे कि हम यहाँ पे जो प्रिविलेजेस दे रहे हैं अपने मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को वो ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन से दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। तो इसलिए हमने क्या करा, वो जो वर्ड था ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन, कि इस वर्ड को जो है ड्रॉप कर दिया गया। बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम ही रखी, कि जो भी वहाँ पे उस समय जो भी राइट्स मिले थे, प्रिविलेजेस मिले थे उनके मेंबर को, वही प्रिविलेजेस जो है हमने अपने मेंबर को दिए, बट इस वर्ड को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, और ये कब से लागू होंगी, 20 जून 1979 से। इन अदर वर्ड्स द अमेंडमेंट हैज़ मेड ओनली वर्बल चेंजेस, यानी जो वर्बल चेंजेस थे बाय ड्रॉपिंग ए डायरेक्ट रेफरेंस टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन को जो था वर्बली उसको बेसिकली अमेंड कर दिया विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन, तो वो कहीं ना कहीं सेम रहे। इट शुड बी नोटेड हेयर दैट द पार्लियामेंट टिल नाउ हैज़ नॉट मेड एनी स्पेशल लॉ टू एक्सहॉस्टिवली कोडिफाई ऑल दी प्रिविलेजेस। तो राइट नाउ आपको देखने को मिलेगा कि क्योंकि यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट फर्दर उसको डिफाइन कर सकती है, वो चाहे तो पर्टिकुलर एक्ट ला के कर सकती है, तो अभी तक पार्लियामेंट ने कोई भी ऐसा कानून नहीं लेके आई है जो बेसिकली स्पेशली हम कह सकते हैं एग्जॉस्टिवली जो है कोडिफाई करे कि क्या क्या किस कोड के अंदर कौन से प्रिविलेजेस मिली हुई है, किस पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को क्या क्या प्रिविलेजेस है, तो वो कोडिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। एज ऑफ नाउ हम इस 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू जो भी प्रिविलेजेस है एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की, वही अभी तक चलती हुई आ रही है। तो देयर आर बेस्ड ऑन 5 सोर्सेज, तो 5 सोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं जहाँ से बेसिकली कोई भी मेंबर अपने प्रिविलेजेस को दिख सकता है। ठीक है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के थ्रू उन्हें मिलता है, वेरियस लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट ने जो भी काफ़ी लॉज वगैरह बनाए हैं, जैसे एक रूल्स वगैरह रेगुलेशंस जो दोनों हाउसेस बनाते हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ बोथ द हाउस जो है, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा, उन्होंने अपने अपने कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, उसके थ्रू भी कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं। कुछ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन चली आ रही है उनके थ्रू मिलते हैं, कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं उनके थ्रू पता चलता है क्या मेंबर की कुछ जो है प्रिविलेजेस हैं। तो ये 5 ऐसे सोर्सेज हैं जो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को या फिर पर्टिकुलर हाउस को कि वो अपनी प्रिविलेजेस यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एग्जॉस्टिवली कोडिफिकेशन अभी भी इन प्रिविलेजेस का किया नहीं गया है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो इंडिया का पार्लियामेंट है वो डिफरेंट है ब्रिटिश के पार्लियामेंट से, यानी ब्रिटिश के जो पार्लियामेंट है उनके पास क्या क्या पावर एंड फंक्शंस है और वो पावर एंड फंक्शंस हमारे इंडियन पार्लियामेंट से किस तरह से डिफरेंट है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है द डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कि पार्लियामेंट जो है सोवरेन है, ये जो डॉक्ट्रिन है ये कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट से, क्योंकि हमारे यहाँ हमने अपनी सोवरेनिटी किसको दी है, कॉन्स्टिट्यूशन को दी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ठीक है, बट ये सोवरेनिटी वर्ड जो है ना पार्लियामेंट का, ये कहाँ से एसोसिएटेड है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से एसोसिएटेड है। एंड सोवरेनिटी मीन्स द सुप्रीम पावर विद इन द स्टेट। ठीक है, एंड द सुप्रीम पावर इन द ग्रेट ब्रिटेन लाइज विद द पार्लियामेंट, यानी जो सुप्रीम है, यानी ब्रिटेन के अंदर कोई चीज़ अगर सुप्रीम है तो वो उनका पार्लियामेंट है। देर आर नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन इट्स अथॉरिटी एंड जुरिडिक्शन, यानी कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस आप उनकी उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के ऊपर या फिर उनका जो जुरिडिक्शन है उन पर नहीं लगा सकते, यानी इतना ज़्यादा आपने उनको पावरफुल बना दिया है ब्रिटेन ने अपनी पार्लियामेंट को। Therefore, the sovereignty of parliament यानी parliamentary supremacy is a cardinal feature of the British constitution system का, and according to AVDC, the British jurist, this principle has 3 implication, यानी कि अगर हम ब्रिटेन की बात करें जहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है तो उस केस में क्या क्या चीज़ें हम कह सकते हैं कि वहाँ की पार्लियामेंट को मिली है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं AVDC बताती हैं। पहला
कि द पार्लियामेंट कैन मेक, अमेंड और सब्स्टिट्यूट और रिपील एनी लॉ, यानी कोई भी पर्टिकुलर लॉ को वो चाहे तो बना सकते हैं, उसको अमेंड भी कर सकते हैं, उसको किसी चीज़ के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप पूरी तरीके से खारिज भी कर सकते हैं। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे जो पार्लियामेंट है उनको पावर दी गई है कि आप इस तरीके से आप अमेंड कर लो, आप रिपील कर लो, कुछ फर्दर चेंजेस कर लो, बट वो जो भी होगा वो एक बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के आपको करना है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर ब्रीच नहीं होना चाहिए। जबकि बेसिक स्ट्रक्चर जैसी चीज़ें जो है ब्रिटिश की पार्लियामेंट में देखने को नहीं मिलेगी, यानी उनके पास इतनी पावर है कि वो बिना किसी चीज़ को बेसिकली ध्यान में रखकर उस पर्टिकुलर लॉ को चेंज कर सकते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए बिकॉज कि जो ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, यानी आपकी कोई भी ऐसी टेक्स्ट बुक नहीं है जहाँ पे उस पर्टिकुलर पार्लियामेंट किस तरीके से काम करेगी, बाकी चीज़ें कैसे होंगी, उसके बारे में कोई भी कोडिफिकेशन नहीं कर रखा है, तो सिंपली ब्रिटेन में आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट एक्ट्स हैं, कुछ ना कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, उन सभी को मिलाकर आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है। बट एक फॉर्मल तरीके से कुछ भी ऐसी जिस तरह से हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है जहाँ पे हर एक चीज़ें वहाँ पे डिटेल में बताई हुई है, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसको पार्लियामेंट फॉलो करते हैं जब भी वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, सुप्रीम कोर्ट फॉलो करता है जब भी वो कोई भी जजमेंट दे रहे होते हैं, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्योंकि हमने अपना सुप्रीम माना है। बट ब्रिटिश पार्लियामेंट के केस में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। वो सिंपली क्या करते हैं, उनके पास क्योंकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी चीज़ अगर अनरिटन है तो आप बहुत ईजी हो जाता है आपको उसके लिए उसको अमेंड करना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है, एक ब्रिटिश के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जिनका नाम है डी लॉलमे, उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट मेक अ वुमेन अ मैन और मैन अ वुमेन। तो इस चीज़ में उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट है उनके पास इतनी पावर है कि वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं, सिवाय एक चीज़ को कि वो वुमेन को मैन में नहीं कन्वर्ट कर सकते और एक मैन को वुमेन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली तो नेचुरल प्रोसेस होता है, कैसे आप किसी पर्टिकुलर जेंडर को चेंज कर सकते हो। कहते हैं इसे छोड़ के बाकी दुनिया की तमाम चीज़ें जो है उसको बदलने का काम हमारी ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो कर सकते हैं। ये चीज़ किसने बोली थी? एक ब्रिटिश की पॉलिटिकल एनालिस्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द पार्लियामेंट कैन मेक कॉन्स्टिट्यूशन लॉज बाय द सेम प्रोसीजर एज ऑर्डनरी लॉज। इन अदर वर्ड, देयर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी एंड द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यानी ब्रिटेन में देखने को ये मिलेगा कि उनका जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाए या फिर ऑर्डिनरी लॉ बनाए, उनका जो प्रोसीजर है उसको बनाने का वो सेम है, यानी सेम ही प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं किसी ऑर्डिनरी लॉ को लाने के लिए, यानी कोई भी ऑर्डिनरी बिल आ रहा है तो उसको पास करने के लिए जो उनका प्रोसीजर होगा वो सेम होगा। सिमिलरली अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करनी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड कुछ भी लॉ लेके आना है, कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो वो जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो भी सेम होगा। जबकि हमारे यहाँ देखने को क्या मिलता है कि जो ऑर्डिनरी लॉज है उसके लिए प्रोसीजर हम अलग फॉलो करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी चीज़ अमेंडमेंट करना है या फिर कुछ पर्टिकुलर लॉज में ऐड ऑन करने हैं तो उसके लिए जैसा कि हम जानते हैं एक स्पेशल मेजॉरिटी का केस देखने को मिलता है, सिंपल मेजॉरिटी होती है, एक स्पेशल मेजॉरिटी विद हाफ ऑफ द स्टेट हमें कंसेंट लेना पड़ता है। तो इतनी तरीके की प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। बट ब्रिटेन की पार्लियामेंट को इतनी फ्रीडम दी गई है कि वो इस तरीके से कुछ भी प्रोसीजर जो है फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने सेम ही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं देखने को मिलेगी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी में। यानी मान के चलो दो अथॉरिटी हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करना है वो करती हैं, और एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है जो लेजिस्लेशन से रिलेटेड कोई भी लॉ लेके आना है वो करती है। तो हमारे यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन आपको देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर। जो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो काफ़ी अलग है दोनों केसेस में, बट ब्रिटेन के केसेस में वो जो डिस्टिंक्शन है, नो लीगल डिस्टिंक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि पार्लियामेंट ईजी तरीके से जो है कुछ भी अमेंडमेंट कर सकती है, कुछ भी चेंजेस कर सकती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देन यहाँ पे बोला गया द पार्लियामेंट्री लॉज कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द जुडिशरी एज बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इन अदर वर्ड्स, देयर इज नो सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन के अंदर जो भी पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट जो भी पार्लियामेंट्री लॉ लेके आ रही है उसको वहाँ की जुडिशरी इनवैलिडेट नहीं कर सकती, ये कह के कि भाई ये जो लॉ आप लेके आए हो वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है, ये बोलने का हक ब्रिटेन की जुडिशरी के पास बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जबकि हमारे यहाँ आपको देखने को मिलेगा हमारी जुडिशरी इतनी बेसिकली पावरफुल है कि वो अपने जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज़ करके कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाया हुआ लॉ है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन कह सकती है, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रीच कर रहा हो तो। बट ब्रिटेन में ये जुडिशियल रिव्यू वाला सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें हमने देख ली ब्रिटेन के पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ें हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने पार्लियामेंट को एकदम सुप्रीम बना के रख रखा है। बट अगर इंडियन पार्लियामेंट की बात करें ऑन दी अदर हैंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ सोवरेन बॉडी इन सिमिलर सेंस एज देयर आर लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन इट्स अथॉरिटी और जुरिडिक्शन। तो वही चीज़ें हमने अभी डिस्कस कर ली। तो एक लीगल रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेगी उनकी अथॉरिटी और जुरिडिक्शन में। द फैक्टर दैट लिमिट द सोवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, यानी जो जो फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को लिमिट करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहला आपको देखने को मिलेगा रिटन नेचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि बहुत बड़ी बात है बिकॉज ब्रिटेन में रिटन नहीं है, दैट्स वाई वो इसलिए चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा है कि फैक्टर फेडरल सिस्टम है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। तीसरा कि सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू देखने को मिलता है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं इंडियन पार्लियामेंट को उसकी सोवरेनिटी को जो है लिमिट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दी फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड ऑफ आवर कंट्री, यानी हमने सबसे पहली लाइन पे यही क्लियर कर दिया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्योंकि वो रिटन है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो दैट्स वाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। यानी हमारी कंट्री में कोई चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अगर आती है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर रखा है द अथॉरिटी एंड जुरिडिक्शन ऑफ ऑल दी थ्री ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यानी यूनियन गवर्नमेंट के जो तीनों ऑर्गन्स है, लेजिस्लेशन है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, इन तीनों की क्या पावर होने वाली, जुरिडिक्शन क्या होगा, ये तीनों चीज़ें हमने पहले डिफाइन करके रख रखा है सो दैट कोई भी किसी भी कि जुरिडिक्शन में इंटरफेयर ना करे, ठीक है। एंड किस तरह से इंटर रिलेशन होगा इन तीनों के बीच में, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करके रखा हुआ है। हैंस द पार्लियामेंट हैज़ टू ऑपरेट विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारी पार्लियामेंट बंद गई है उस पर्टिकुलर स्फेयर के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लगा रखा है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लिमिट तय कर दी है, उस लिमिट के अंदर ही पार्लियामेंट को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। देर इज़ ऑल्सो अ लीगल डिस्टिंक्शन देखने को मिलेगी बिटवीन द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। यही चीज़ हमने जो अभी डिस्कस की थी कि ब्रिटेन में वो लीगल डिस्टिंक्शन आपके मतलब बेसिकली डिस्टिंक्शन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब आप वहाँ पे सेपरेट ही नहीं कर सकते कि लीगल अथॉरिटी मतलब किस तरह से लेजिस्लेटिव अथॉरिटी किस तरीके से काम करी, कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी किस तरह से काम कर रही है। बट हमारे यहाँ वो जो लीगल डिस्टिंक्शन है क्लियरली विजिबल है। क्यों? बिकॉज जैसे कि हम जानते हैं अमेंडमेंट करना है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो आपको रेटिफिकेशन की ज़रूरत है, जो भी हमने डिस्कस किया है कि हाफ ऑफ द स्टेट की ज़रूरत होती है। जबकि ब्रिटेन में क्या होता है ऑन दी अदर हैंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नाइदर रिटन नॉर देर इज़ एनीथिंग लाइक अ फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर आपको माननी है तभी मान सकते हो ना जब इसका कुछ रिकॉर्ड वगैरह हो। जब आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको रिटर्न ही नहीं रखा है, आपने उसको फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड ही नहीं माना है, तो आप इसको क्यों फॉलो करोगे। बट क्योंकि इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिटर्न भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, इसलिए हम इसको सबसे पहले रखते हैं और इसको हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें बताया गया है कि इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेट में आपको स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, सेंटर पे सेंटर गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। और कॉन्स्टिट्यूशन ने उनकी दोनों की पावर्स को क्लियरली जो है डिवाइड करके रख रखा है कि यूनियन इस मैटर के ऊपर काम कर सकती है और स्टेट इन मैटर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। एंड बोथ हैव टू ऑपरेट विद इन द स्फेयर अलॉटेड टू देम, और जो भी उनको स्फेयर दिया गया उसी के अंदर उनको काम करना है। तो ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। Hence, the law-making authority of the Parliament gets confined to the subjects enumerated in the Union list and the concurrent list, and does not extend to the subject enumerated in the state list, except in the 5 abnormal circumstances, and that too for a short period. But Britain, on the other hand, has a unitary system of government, hence all the power are vested in the centre. यानी कि हमारे जो बेसिकली पार्लियामेंट है वो सिर्फ उन्हीं मैटर्स के ऊपर जो है कानून बना सकती है जो यूनियन लिस्ट में कह सकते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में लिस्टेड है, ठीक है। उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर अपने कानून बना सकती हैं। स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स हैं उन पे कानून नहीं बना सकती। बट जैसा कि हम जानते हैं कुछ ऐसे 5 एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस है जिनको हमने लास्ट वीडियो में कवर भी किया है। उन 5 एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस से केसेस में ही सिर्फ जो है पार्लियामेंट एंटर कर सकती है स्टेट लिस्ट के अंदर और लॉ बना सकती है। अदरवाइज सिर्फ उसको अपने ही स्फेयर में काम करना है, अपनी लिस्ट जो है यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स है उन्हीं पे लॉ बना सकती है। और जो 5 एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस पर जो लॉ बनाएगी वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए उन्हें दिया जाता है। बट ब्रिटेन में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में यूनिटरी सिस्टम है, क्योंकि इंडिया फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है बट ब्रिटेन यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है, यानी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंटर जो है सुप्रीम है, इसलिए सेंटर के पास पावर है, वो किसी भी मैटर के ऊपर जो है लॉ बना सकता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम, ठीक है।
तो जुडिशियल रिव्यू में देखने को मिलेगा कि द अडॉप्शन ऑफ अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ अवर पार्लियामेंट. बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर द लॉज enacted by the parliament as void and ultra-vires unconstitutional if they are contravene any provision of the constitution. तो सिंपली हमने अपनी जुडिशरी को एक पावर दे रही है जुडिशियल रिव्यू की, और कहीं ना कहीं जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है और उसके पास क्योंकि ये पावर है जुडिशियल रिव्यू की, इसलिए वो अपनी पावर को यूज़ करके हमारी जो पार्लियामेंट है उसकी सुप्रीमेसी को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि हाँ आपके पास जो भी पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बेटर है, बट वो पावर आपको जो दी गई वो अनलिमिटेड नहीं है. ठीक है, वो लिमिटेड कर दी गई है. कैसे? उस चीज़ को ध्यान में रखकर कि आप कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं जो कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, जो किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को कॉन्ट्रवीन कर रहा हो. अगर ऐसा होगा तो उस केस में उसको वॉइड कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड. ठीक है. बट ऑन दी अदर हैंड देर इज़ नो सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन ब्रिटेन में नहीं देखने को मिलेगा. द ब्रिटिश कोर्ट हैव टू अप्लाई द पार्लियामेंट्री लॉज टू स्पेसिफाई केसेस विदाउट एग्जामिन देयर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, लीगैलिटी एंड रीजन. मतलब कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बना रहा है तो उनको कुछ भी ऐसा कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस तरह से उसको हार्म करने वाला है. कोई उनसे पूछने नहीं वाला क्योंकि उनकी जुडिशरी उनको क्वेश्चन कर ही नहीं सकती है. लास्ट फैक्टर है फंडामेंटल राइट्स. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कोड ऑफ जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट अंडर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि हमारे पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, उस फंडामेंटल राइट्स के थ्रू बताया गया है स्पेशली अंडर आर्टिकल 13 के अंदर, जो प्रोहिबिट करता है स्टेट को फॉर मेकिंग अ लॉ आइदर टेक्स अवे टोटली और एब्रोगेट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. यानी हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उन फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरीके से या फिर कुछ पार्टली आप उनके फंडामेंटल राइट्स को आप एब्रोगेट नहीं कर सकते. यानी ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते जिससे हमारे देश की हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को कोई नुकसान हो. ठीक है. सेकेंड पॉइंट देखने को मिलेगा कि हेंस अ पार्लियामेंट्री लॉ दैट contravenes the fundamental rights shall be void. In Britain on the other hand there is no codification of justiciable fundamental right in the constitution. यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट्री लॉ है अगर वो किसी के फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचा रही है, यानी कुछ ऐसा लॉ लेके आ रही है जिसके कारण हमारे देश के सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट नुकसान हो रहा है, तो हमारी जुडिशरी इसको नल एंड वॉइड कर देगी. बट ब्रिटेन के केस में ऐसा नहीं है बिकॉज वहाँ की रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स के, ब्रिटेन के सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स है उनको कोडिफाई नहीं कर रखा. यानी कोई भी कोडिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा ब्रिटेन में. The British Parliament has also not made any law that lays down the fundamental rights of the citizen. However, it does not mean that the British citizens do not have rights. Though there is no charter guaranteed the right, there is maximum liberty in Britain due to the existence of rule of law. यानी कि हम कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 के अंदर हमने फंडामेंटल राइट्स मेंशन कर रखे हैं. उन फंडामेंटल राइट्स को बचाने का काम हमारी सुप्रीम कोर्ट का है, हमारी जुडिशरी का है, और इसलिए हमारी पार्लियामेंट उसको फंडामेंटल राइट्स को जो है ब्रीच नहीं कर सकती. ठीक है. बट क्योंकि ब्रिटेन के अंदर कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई भी फंडामेंटल राइट्स को कोडिफाई नहीं कर रखा, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जो ब्रिटेन के अंदर जो सिटीजन्स हैं उनको कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रखे हैं. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. यानी कि ब्रिटेन के सिटीजन्स हैं उनके पास भी कुछ ना कुछ राइट्स हैं, बट वो राइट्स जो है कोडिफाइड नहीं हो रखे हैं, यानी उनकी कोई गारंटीड नहीं है उनको. ठीक है. बट ब्रिटेन के अंदर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो है रूल ऑफ लॉ. यानी लॉ के सामने लॉ सबसे ज़्यादा उनका सुप्रीम है. और मेन चीज़ ये है कि वहाँ पे बैठे हुए जो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं ब्रिटेन में, जो भी पार्लियामेंट बैठे हैं वो जानते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी पावर है. यानी उनके पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि जुडिशरी तक के पास पावर नहीं है, बट उन्हें इस चीज़ का ध्यान हमेशा रहता है कि उन्हें कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं बट वो सिटीजन्स के जो राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको वो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे. बिकॉज उन्हीं के सिटीजन्स ने उनको वहाँ पे बिठा रखा है. कल को अगर मान लो वो एक ऐसा लॉ लेके आ रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन के सिटीजन्स है काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है, वो चीज़ समझते हैं कि अगर मान लो कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ लेके आ रहा है जो उन्हीं की जो राइट्स है उनको ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, तो कल को वो उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं उनकी चेयर से, है ना. तो इसलिए देखने को मिलता है कि रूल ऑफ लॉ वहाँ पे हमेशा एग्जिस्ट करता है, जो कहीं ना कहीं हेल्प करता है उन सिटीजन्स को, ब्रिटेन के सिटीजन्स को, कि उनको अपना राइट को इंटैक्ट रख सकते हैं. Therefore, even though the nomenclature and organizational pattern of our parliament is similar to that of the British Parliament, but there is a
सब्सटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑल्दो हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई हैं, बट कुछ कुछ जगह में ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो डिफरेंस अभी हमने चीज़ों को देख लिया है। The Indian Parliament is not a sovereign body in sense in which the British Parliament is a sovereign body. मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट जिस तरह से सोवरेन है, जिस तरह से सुप्रीम है, उस तरह से हमारे इंडियन पार्लियामेंट नहीं है। अनलाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट, द अथॉरिटी एंड जुरिडिक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर डिफाइंड, लिमिटेड और रिस्ट्रेन्ड है। बट हमारे यहाँ क्या है, हमारी जो पार्लियामेंट है उतनी सोवरेन नहीं है, बिकॉज हमारी जो पार्लियामेंट है उनकी जो पावर्स है वो पूरी तरह से डिफाइंड भी है, लिमिटेड भी है और उसको रिस्ट्रेन भी किया हुआ है, ठीक है। इन दिस रिगार्ड हम बोल सकते हैं कि द इंडियन पार्लियामेंट इज सिमिलर टू द अमेरिकन लेजिस्लेचर नोन एज द कांग्रेस। इन यूएसए ऑल्सो द सोवरेनिटी ऑफ द कांग्रेस इज लीगली रिस्ट्रिक्टेड बाय द रिटन चार्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द सिस्टम जुडिशियल रिव्यू एंड बिल ऑफ राइट। बट अगर हम क्योंकि हमने अभी जो डिफरेंस देखा है वो इंडियन पार्लियामेंट वर्सेस ब्रिटिश पार्लियामेंट देखा है, बट अगर हम डिफरेंस देखें इंडियन पार्लियामेंट वर्सेस अमेरिकन का पार्लियामेंट देखें, तो यूएसए में आपको क्या देखने को मिलता है, प्रॉपर उनके यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रॉपरली वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स हैं, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, उस तरह से वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स है। वहाँ की जुडिशरी यानी ब्रिटेन की जो अमेरिका की जो जुडिशरी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडिया से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो उनका जुडिशियल रिव्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इंडिया कहीं ना कहीं एक बीच में बैलेंस क्रिएट कर रहा है कि ना ही वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट जितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग है बट उनकी जुडिशरी वीक है। और अमेरिका में क्या है, उनकी पार्लियामेंट भी उतनी स्ट्रॉन्ग है जितनी जुडिशरी स्ट्रॉन्ग है। मतलब अमेरिका में जो है जुडिशरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जबकि इंडिया ने क्या है, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, जहाँ पे उन्होंने पार्लियामेंट को भी कुछ ना कुछ पावर्स दिए, जुडिशरी को भी पावर्स दिए। दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, कुछ भी अगर गलत होता है तो जुडिशरी जो है उसको क्रॉस एंड चेक कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने इन सारी चीज़ों का हमेशा ध्यान रखा है। भले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, जहाँ पे हमने हर एक कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें उठाई हैं, बट हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते इन चीज़ों के बेसिस पे कि हमने पूरी तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कॉपी किया है, बिकॉज कॉपी किया होता तो आपको सेम दिखने को मिलता। बट अभी हम जब चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं जो है हमारी सोसाइटी को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। यानी हमारी सोसाइटी किस तरीके से है उस तरीके से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमने पूरी तरह से ब्रिटेन को कॉपी नहीं किया है, पूरी तरीके से अमेरिका कॉपी नहीं किया। हमने एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, ना ही हमने अपनी पार्लियामेंट को ज़्यादा सुप्रीम बनने की कोशिश की है, ना ही जुडिशरी को बहुत ज़्यादा लिमिटेड पावर दे दी है। नहीं, हमने अगर कोई चीज़ सुप्रीम रखी है तो वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन को रखा है। और कॉन्स्टिट्यूशन अगर सुप्रीम है तो आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जो है सर्वाइव भी कर सकती है, लोगों के राइट्स वहाँ पे जो है सुरक्षित भी रह सकते हैं, और हर एक चीज़ जो है एक अच्छी मैनर से बेसिकली चल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपका पार्लियामेंट का जो पूरा चैप्टर है आई थिंक बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया था। 15 वीडियोज़ एटलीस्ट बन चुकी है इसकी, और ये जो वीडियो होगी 16th वीडियो होगी। तो फाइनली हमने इस वीडियो में पार्लियामेंट का जो पूरा चैप्टर है इसको फिनिश कर लिया है। तो चैप्टर की एंड हो चुका है, तो कुछ MCQs हैं जिसे आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं इसको फिर नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। तो सिंपल है, आपने जो टॉपिक्स इसमें पढ़े हुए हैं पार्लियामेंट के चैप्टर में उससे रिलेटेड MCQs है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बात कर राज्यसभा किस तरीके से जो बिल्स वगैरह पेंडिंग होते हैं उसका केस है। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो एक्सेप्शन ग्रांट जो दी जाती है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ से रिगार्डेड है। तो आपको क्या करना है, सिंपली वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है किस तरीके से टूल्स ऑफ कंट्रोल अडॉप्टिंग द रेजिंग डिस्कशन ऑफ द हाउस ऑफ अ मैटर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस को कौन सा टूल यूज़ किया जाता है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है असर्शन एंड रीजन पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 बताता है कि राज्यसभा के पास कौन सी एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है, ठीक है। 7th पे आपका असर्शन एंड रीजन है। 8th है बेसिकली आपको स्टेटमेंट रीड करके करेक्ट जो है बताना है, करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है, ठीक है, स्टेटमेंट कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको जो है लिस्ट 1 और 2 को बेसिकली मैच करना है, ठीक है, एंड जो कोड्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन मैच द फॉलोइंग दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है कि जब डिस्कस किया जाता है बजट तो पार्लियामेंट किस किस चीज़ों पे काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन मैच द फॉलोइंग है। क्वेश्चन नंबर 13 बताना है कि 0 आवर का मतलब बेसिकली क्या होता है। एंड 14th जो क्वेश्चन है अगेन मैच द फॉलोइंग है। क्वेश्चन नंबर 15 चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है वो बतानी है, ठीक है।
तो ये 15 क्वेश्चंस हैं जिससे आप अच्छे से पॉज करके आप देख सकते हैं और कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को, और उसी चैप्टर के एंड में मैं इनके आंसर्स को आपको बता दूँगी, ठीक है। ओके, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ और, अगर आप मान लो कोई भी वीडियो है इस पर्टिकुलर चैनल में, चाहे वो आपका एडिटोरियल की वीडियोस हो या फिर कोई भी हमने जो शॉर्ट एनालिसिस की वीडियो बनाई है या फिर पॉलिटिक्स की कोई वीडियो है, कोई भी पुरानी वीडियोस अगर आप देखते हो तो सिंपली आप उसमें लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप उस वीडियो को रिवाइज़ कर रहे हैं। या फिर अगर न्यू मेंबर है तो आप एज अ न्यू मेंबर अगर आप उस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो ये शो करेगा कि हाँ आप उन पुराने वीडियोस को देख के कुछ सीख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हमें भी इंस्पायर करेगी कि हम उस चीज़ों को ध्यान में रख के और चीज़ों को किस तरीके से अच्छे से लेके चल सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। बाय।